लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा देखते हैं अगले क्वेश्चंस कहां पर हैं। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, लेट मी रीड दैट। कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो हमको इनकरेक्ट बताना है कि यह 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये एक प्रकार का एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसको हमको आंसर करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेने दीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं फिर समझाता हूं कि हमारे पास है PbO सो कॉल्ड लेड ऑक्साइड। तो हमारे पास रिएक्शन है दोस्तों PbO जिसे हम लेड ऑक्साइड भी कहते हैं, प्लस ये रिएक्शन किया कार्बन के साथ। तो देखिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया, हमारे पास लेड आया और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आया। ये है ना दोस्तों इक्वेशन। इस इक्वेशन पे हमको एमसीक्यू बेस्ड ये जो क्वेश्चन है इसको हमको देखना है। ठीक है, तो मैंने बैलेंसिंग नहीं किया है, बस डायरेक्ट भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए कायदे से, चलिए ऑप्शन को बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए ये तो मालूम चल गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें जरा देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो इसे कहते थे लेड ऑक्साइड, है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया था। दिस इज योर लेड ऑक्साइड, दिस इज योर कार्बन। ऑलराइट माय फ्रेंड, तो ये लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, लेड में, और कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये तो ऑब्वियस सीन हमको नजर आ रहा है कि कार्बन का, मैंने बोला कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों हुआ है कि उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये है हमारा लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, लेड में। तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, ऑक्सीजन बाहर निकल गया ना, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और ओवरऑल ये कंप्लीट रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स शो कर रही है कि नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रही है। तो ये चीज हमको मालूम चल गया, ये ज्ञान हमको मालूम है और इसको हमने अप्लाई किया। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या बोला है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। नहीं भाई, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। ए इज इनकरेक्ट, लिखता जाता हूं मैं। ठीक है, ए इज इनकरेक्ट। बी की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। नहीं, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। तो ये भी जो हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये गलत है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब जरा सी को देखते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेने दीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेने दीजिए, यहां तक, यस। अब देखिए दोस्तों, सी में क्या कह रहा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, ये करेक्ट है। तो ये हो गया आपका करेक्ट, क्योंकि वाकई ये ऐसा हुआ है। और डी पार्ट में जरा देखते हैं क्या बोला है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, यस, ये भी करेक्ट है। आई होप आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारा क्या था, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो ए एंड बी आर इनकरेक्ट, है ना। तो ए एंड बी, ये है आपका आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम जरा सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये हमको डीकंपोजिशन, ये टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जरा चलिए एक सेकंड, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, चलिए जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों। ठीक है, नया ले लेते हैं, चलो। तो ये क्या है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हो रहा है।
तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है एंड आयरन को प्रेसिपिटेट कर दे रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखने से मालूम चल रहा है एल्यूमिनियम ने इसकी जगह ले ली और इसको हटा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत आसान था ये तो सिंपल था, देखिए है कि नहीं। एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा दिया और उसकी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जरा थर्ड क्वेश्चन में जरा देखते हैं। ऑप्शन आप लोग दे दीजिएगा डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब थर्ड क्वेश्चन जरा देखते हैं, इन्होंने क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। ऑब्वियसली एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाय द वे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमने आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो उसके अंदर डाल दिए, तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म अ रिएक्शन, एक रिएक्शन होगा। और वो रिएक्शन क्या होगा, पहले मैं आप लोगों को रिएक्शन करके दिखाता हूं, फिर आप लोग इसमें से कोई भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप लगा सकते हैं। चलिए जरा इस रिएक्शन को जरा समझते हैं। आई गेस यहीं पे बता देता हूं दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वी हैव स्पेस। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, इसका रिएक्शन हमने आयरन के साथ किया तो हमारे पास आयरन क्लोराइड बनाएगा Fe2Cl, रादर एक सेकेंड, Fe2Cl नहीं, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अगर मान लीजिए मुझे आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं मालूम तो मैं बना लूंगा। अब देखिए आयरन मल्टीपल वैलेंसी शो करता है, पर यूजुअली इस सिनेरियो में वैलेंसी 2 है, और इनकी जो हमारी क्या नाम है क्लोरीन है, इनकी वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद FeCl2 बन गया। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन के बबल्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। तो इसमें देखिए क्या क्या बोला है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये एकदम ट्रू है जी, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। क्लोरीन गैस एंड नहीं, ये फॉल्स है, क्लोरीन कहीं गैस निकल ही नहीं रही है। ये जो होता है ना, बाय द वे ये सॉल्ट होता है, एक्चुअल में अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो सॉल्ट जैसा टेस्ट में नजर आएगा। लेकिन एक चीज और बता दें, दुनिया का मेजॉरिटी ऑफ द जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर पॉइजनस, दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ, एक्सेप्ट योर सोडियम क्लोराइड, जो कि हम एक्चुअल में आम जिंदगी में जो हम खाते हैं। तो बाकी सब लोग को, बाकी जो होते हैं मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं वो उतने, ये नहीं है कि अगर ये सॉल्ट है तो एक्चुअल में वी स्टार्ट टेस्टिंग द सॉल्ट। अब मान लीजिए पोटेशियम साइनाइड है, KCN होता है पोटेशियम साइनाइड, ये भी एक सॉल्ट है, एक्चुअल में ये भी एक सॉल्ट है, लेकिन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस सॉल्ट में से एक है। तो थोड़ा सा खा लेने पे फिर आप जानते हैं सीधी की सीधी क्या कहते हैं, जो हमारा जिंदगी है वो है से था हो जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं, अब जैसे मैंने बोला कि पोटेशियम साइनाइड इज अ सॉल्ट, तो इसको भी टेस्ट करने पहुंच जाए हम, दिस इज रॉन्ग, कभी नहीं। खैर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको हमको डिफाइन करना है, एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा ज्ञानवर्धक बात करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, नया ले लेता हूं मैं इसको। चलिए दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या है। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि आपका जो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑब्वियसली कौन से टाइप के, वो बराबर हो, सो कॉल्ड इक्वल हो आपके प्रोडक्ट साइड के। ठीक है दोस्तों, सेम नंबर ऑफ एटम्स किस टाइप के, अगर ये चीज, ये स्टेटमेंट अगर आप दिखा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? A balanced chemical equation is an equation
in which the number of atoms and the type on the reactant hand side is equivalent to the number of atoms and its type on the product hand side. Hence we call the whole reaction to be a balanced equation, a balanced chemical equation. whole chemical reaction को और chemical reactions equation को हम balanced chemical equation बोलते हैं। तो ये तो मालूम चलेगा कि balanced chemical equation क्या होती है। अब जरा बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। Why do we need to balance any of the chemical equation? ऐसे ही रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए ना, कई क्वेश्चंस को मैंने बिना बैलेंस किए ही कर दिया, तो सारे को ही जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं उन सबको अनबैलेंस्ड रहने दीजिए। बाय द वे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस इट। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, मान लीजिए मैंने कार्बन लिया, चलो ये तो ज्यादा ही सिंपल हो जाएगा। एक चीज मान लीजिए, उसी रिएक्शन को ले लेते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। आयरन क्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, आयरन कौन सा रिएक्शन किया था आयरन क्लोराइड का, तो मैंने बस टाइप बताया था। उससे पहले कौन सा अभी रिएक्शन जो हमने किया है दोस्तों, एक बार जरा देख लेते हैं कौन सा किया था। इस आपकी बुक का ही ले लेता हूं। चलिए इसको ले लेते हैं, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, चलिए इसी रिएक्शन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ये तो मालूम चलेगा कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बात करेंगे कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस इट, व्हाट इज द फन बिहाइंड इट। तो मान लीजिए ये आपके पास आयरन ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ हुआ, तो हमको दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए ऐसा एक आप रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि आयरन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो आप यहाँ पे 2 लगाते हैं तो आयरन का 2 हो जाता है। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ भी 2 लगाते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये चीज बैलेंस नजर आती है। आ रही है ना बैलेंस। तो ये हमने बैलेंस क्यों किया, व्हाट इज द फन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंसिंग एनी ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों, अगर हम बैलेंस करते हैं ना तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अगर हम एक्चुअल लाइफ में, बात को समझिएगा जरा, एक्चुअल लाइफ में अगर हमको इस रिएक्शन को कैरी आउट कराना है तो हम क्या करेंगे। सिंपल से एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। ये क्या है, ये आयरन ऑक्साइड है। मान लो आप मार्केट से आयरन ऑक्साइड लेने जा रहे हो, आई एम जस्ट सेइंग इट, रियल में नहीं जाना, ये खुद बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आयरन का रिएक्शन करा के हम आयरन ऑक्साइड हम गेन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आयरन ऑक्साइड है दोस्तों। ठीक है, अब आयरन ऑक्साइड मान लीजिए 1 है ना, इसको रख लीजिए 1 kg। इन शॉर्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। आयरन ऑक्साइड 1 kg को रिएक्ट करने के लिए कितनी kg एल्युमिनियम की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें, या यूं समझिए kg के लिए तो फिर मैं मास का मुझे बताना पड़ेगा, एटम, नंबर ऑफ एटम से ही समझ लीजिए। 1 मॉलिक्यूल, ऐसे समझिए, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन ऑक्साइड है ना, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट करने के लिए हमारे पास 2 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम की जरूरत पड़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए, जस्ट फॉर फन मैंने बोला, अगर हमारे पास 5 मॉलिक्यूल आयरन ऑक्साइड का है तो हमें कितने एटम्स की जरूरत पड़ेगी ताकि इसका रिएक्शन परफेक्टली हो जाए एल्युमिनियम के साथ। तो हमें एल्युमिनियम की 10 एल्युमिनियम के एटम्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखा, ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। 1:2 का रेशियो चल रहा है ना, ये रेशियो से हमको मालूम चल गया कि ये 1:2 के रेशियो से हमको मालूम चल गया कि ये आपको 5 मॉलिक्यूल अगर आयरन ऑक्साइड के हैं तो 10 एटम एल्युमिनियम की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ताकि रिएक्शन होकर एक मॉलिक्यूल एल्युमिनियम ऑक्साइड का बने और 2 एटम आयरन का बने। तो ये जब हम इंडस्ट्रीज वगैरह में जब इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तब इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अब इंग्लिश में हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे दोस्तों? हम ऐसे लिखेंगे, कोई भी आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं।
और बैलेंस करके आप दिखाएंगे और बोलेंगे वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन दैट हाउ मच द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ defined number of amount or defined amount of product. In short, to know the information about the amount of the reactants as well as the amount of the product, we need to know, we need to balance the chemical equation just to get the information. So in real life, if we are using it to produce something, something through a reaction, we will come to know how much raw material is going to be required and how much produce we are going to get. ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं अपनी भाषा में। वेल इंग्लिश में लिखेंगे, अपने एक्सप्रेसिव तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इंग्लिश हिंदी में मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा, आई गेस कौन सा क्वेश्चन था, ये हमने कहां तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक सेकंड जरा सेट कर लेने दीजिए। तो ये आएगा क्लोज द, चलिए कोई नहीं, एक नया ले लेने दीजिए, ठीक है। अब जरा हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देख लेते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5, इसकी अब जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। अब उसको हमको बैलेंस भी करना है। चलिए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। हाइड्रोजन गैस, जैसे कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूं, H2 होगा प्लस नाइट्रोजन है दोस्तों, कंबाइंस विद नाइट्रोजन, तो ये भी आपका 2 होगा क्योंकि दोनों गैस हैं और ये दोनों गैस बेसिकली आपके डाई एटॉमिसिटी शो करते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन हो गया तो क्या बना है, ये अमोनिया। अब मुझे मान लीजिए अमोनिया का फॉर्मूला नहीं पता, तो मैं अमोनिया का फॉर्मूला बनाऊंगा। तो N लूंगा, H लूंगा, तो N की वैलेंसी 3 होती है, H की वैलेंसी 1 होती है, तो क्या बन गया दोस्तों, NH3। NH3 आपका अमोनिया हो गया। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा NH3। बैलेंस करते हैं, ये सबके पास 2 है, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं तो मेरे पास देखिए नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के पास 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ 3, 3 2 6 हो गया ना, यहाँ पे 3 2 जा 6, और ये कुछ नहीं था तो 1 था बेसिकली। तो नाइट्रोजन के पास 2 हो, बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन के पास 6 है, तो हाइड्रोजन के पास 6 है, ये भी बैलेंस हो गया। तो ये आ गया आपका बैलेंस इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि कैसे हमने इसको बैलेंस किया और रिएक्शन को बनाया। अब तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, बस बशर्ते आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पर्टिकुलर एलिमेंट या रेडिकल सो कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस का फॉर्मूला क्या है, एलिमेंट का सिंबल क्या है, और उनकी वैलेंसीज, उनके रिस्पेक्टिव वैलेंसीज क्या है। तो ये चीज अगर आप लोगों को मालूम है तो सारा का सारा रिएक्शन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम है तो मैंने वीडियो के एंड में मैंने चार्ट भी प्रोवाइड किया है आप लोगों के लिए, जिसमें वैलेंसी चार्ट, सो कॉल्ड वैलेंसी चार्ट, जिसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे एलिमेंट्स भी हैं उसके अंदर, एंड आपके पॉलीएटॉमिक आयंस भी हैं और सो कॉल्ड रेडिकल्स भी हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब मान लीजिए मुझे हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो सल्फाइड, आइड मींस सिंपल सल्फर, तो हाइड्रोजन 1 होता है दोस्तों, सल्फर 2 होता है, तो क्या बन गया ये H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होता है बहुत पॉइजनस होता है और बहुत ज्यादा स्मेली होता है। आप इसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए क्या कीजिए, एक एग लीजिए, एग, नॉर्मल हैन एग जो हम खाते हैं, एग लीजिए और उसको कम से कम 10 या 15 दिन तक खराब होने के लिए रख दीजिए। खराब हो गया कैसे भी करके, कहते हैं ना रॉटन एग, सड़ा हुआ अंडा। तो जब सड़ा हुआ अंडा जो होगा, जब आप उसको क्रैक करेंगे और जो उसमें से जो बदबू आएगी, वो बदबू एक्चुअल में हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है और बहुत पंजेंट स्मेल होती है उसकी, बहुत स्मेली स्मेल होती है, पॉइजनस भी होता है, बहुत ज्यादा हमको इसको इनहेल नहीं करना चाहिए।
ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कुछ इस प्रकार की होती है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। चलिए बर्न करते हैं जी हाइड्रोजन सल्फाइड को, H2S को बर्न कर रहे हैं तो मतलब ऑक्सीजन दे रहे हैं, इट्स प्रीटी ऑब्वियस। तो अब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होकर निकल रहा है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर आपको मालूम ही है, सल्फर डाइऑक्साइड भी आपको मालूम ही है। चलिए बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये 2 है, 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं, 2 दूनी 4 कर देते हैं। चलो 2 दूनी 4, 6 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 दूनी 4। तो ये ऑक्सीजन के पास देखिए 2 इधर है, 2 इधर है, तो 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन और सल्फर को देखते हैं। हाइड्रोजन के पास 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए। तो अब देखिए हाइड्रोजन के पास 4 हो गया, सल्फर के पास 2 हो गया। ये देखिए ना 2 2 जा 4, और इधर कुछ नहीं है तो 1 होता है, मालूम ही है आप लोगों को। तो 2 1 जा 2। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो 4 हो गया, सल्फर के पास हमारे पास सल्फर के पास 2 नहीं है, तो यहाँ पे हमको 2 देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 देंगे तो दोस्तों चेंज हो जाएगा। देखिए सल्फर के पास तो 2 आ गया, चलो सल्फर के पास 2 आ गया, हाइड्रोजन के पास 4 है, लेकिन ऑक्सीजन बिगड़ गया। ऑक्सीजन के पास यहाँ 4 है और 2 ये रहा, और 2 2 जा 4, तो 6 हो गया, 4 2 6 हो गया। तो ये 2 हटेगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब देखिए ऑक्सीजन के पास 6 हो गया, तो ये देखिए 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के पास 4 हो गया, और यहाँ पे 2 है, 4 2 6 हो गया। हाइड्रोजन के पास 2 2 दूनी 4, 4 हो गया, और सल्फर 2 हो गया। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड हो गया, अब ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। सो दिस इज हाउ वी शुड डू द क्वेश्चंस। तो हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। ये शायद हमने रिएक्शन पहले भी किया है। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम है, क्लोरीन है। बेरियम के पास 2 होता है, क्लोरीन के पास 1 वैलेंसी होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे तो बेरियम क्लोराइड आपका बन गया BaCl1, सो कॉल BaCl, बेरियम क्लोराइड बन गया दोस्तों। सॉरी BaCl2, बेरियम क्लोराइड बन गया, इधर जाएगा ना 2, ठीक है। तो BaCl2 बन गया दोस्तों, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके देखते हैं, हटाइए इन सबको। तो एल्युमिनियम सल्फेट जो है दोस्तों क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम है, सल्फेट SO4 है, सल्फेट का 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2SO4 थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका रिएक्शन एल्युमिनियम सल्फेट के साथ जब होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा दोस्तों, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड आप बना लीजिए, चलिए बना के देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्या बना, AlCl3, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड एंड द प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जरा बना के देखते हैं क्या बनेगा। बेरियम Ba है, सल्फेट SO4 है, इसकी भी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, कट गए तो BaSO4 बन गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जरा इनको बैलेंस करके देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट जैसा लग रहा है क्योंकि इसमें आप लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेरियम ये रहा, बेरियम 1 है, ठीक है। SO4 कितने गए हैं, 3 गए हैं ना, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जरा 3 डाल के देखते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे 3 देना पड़ेगा ताकि बेरियम भी बैलेंस हो जाए, सल्फेट भी बैलेंस हो जाए। हो गया ना, सल्फेट भी बैलेंस, बेरियम बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन 3 6, यहाँ पे 2 डाल के देखते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, अब मिलाइए, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, मान लिया। SO4 का 3 है, SO4 1, और ये 1 into 3 is 3, तो ये बैलेंस है। बेरियम हमारे पास 3 है, बेरियम हमारे पास 3 है। क्लोरीन हमारे पास 6 है, ये देखिए 2 3 जा 6, इधर भी 6 है, और 2 3 जा 6, इधर भी 6 है। तो ये भी दोस्तों बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट भी हो गया। अब जरा डी पार्ट को देखते हैं दोस्तों कि डी पार्ट क्या कहता है। थोड़ा सा इसको आगे कर लेने दीजिए, और हल्का सा और स्पेस ले लेते हैं। चलिए डीप इनको मिटा लो थोड़ा सा,
स्पेस बन जाएगा अपने पास। चलिए डी पार्ट को देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, पोटेशियम मेटल, क्योंकि मेटल है सिर्फ तो के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हमको क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाएगा बबल बना के। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जरा इसको देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, पोटेशियम का भी 1 वैलेंसी होता है, OH का भी 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन के पास 2 है और एक 3 है, यहाँ पे 2 ही है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो हाइड्रोजन के पास 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 ले लेता हूँ तो हाइड्रोजन के पास 4 हो जाएगा। पोटेशियम के पास 1 ही है तो यहाँ पे 2 ले लेता तो पोटेशियम 2 हो गया। अब जरा मिलाते हैं, देखिए पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर, और 2 1 जा 2, 2 दूनी 2, और 2 1 जा 2, ये 2 हो गया, और इधर 2 तो ये 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 1 जा 2 है और 2 1 जा 2, तो ये भी बैलेंस्ड है, तो ये भी आ गया आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब जरा हम अगला देखते हैं, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेने दीजिए। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को हमको बैलेंस करना है। ठीक है, ओके सर, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, चलिए बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट को हम लोग बैलेंस करते हैं दोस्तों। क्या है ये, HNO3, ठीक है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या प्रोड्यूस करके दिया, कैल्शियम नाइट्रेट बनाकर, ओहो, कैल्शियम नाइट्रेट बनाकर मुझे दिया, प्लस दोस्तों मुझे वाटर दिया। आइए बैलेंस करते हैं। NO3 जो होता है ये एज इट इज आप ले लो, तो यहाँ पे 2 है NO3 का, तो यहाँ पे मुझे 2 की सख्त जरूरत पड़ेगी। तो अब मेरा NO3 तो बैलेंस हो गया, कैल्शियम मेरे पास 1 है, कैल्शियम 1 है, NO3 बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये 4 हो गया, तो मुझे यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन देखिए 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 यहाँ से मिल जाएगा और 2 यहाँ से मिल जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 यहाँ से है, ठीक है, तो ऑक्सीजन आपके पास ये 1 था तो 1 × 2 2, तो अब ये बैलेंस हो गया। आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, आइए दूसरा पार्ट को जरा करके देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम सल्फेट बनाते हैं, सोडियम सल्फेट बनाते हैं प्लस वाटर। देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। सल्फेट 1 1 है, ठीक है भाई, सोडियम का 2 है, इधर 1 है, तो इसका मतलब अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे 2 दे देता हूँ। तो जैसे मैं दे दूंगा तो यहाँ पे सल्फेट तो 1 ही रहेगा, ये ठीक है, सोडियम 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ऑक्सीजन के पास 2 हो गया और हाइड्रोजन के पास 2 इधर है और 2 इधर, 4, तो यहाँ पे 2 ही है तो ये 2 दे देता हूँ। तो हाइड्रोजन के पास 4 हो गया, देखिए ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 1 जा 2, तो 2 यहाँ, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया ना, मतलब 2 + 2 4 हो गया ना, और यहाँ पर भी 4। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कितना हो गया, 2 × 1 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 × 1 2, और SO4 एज इट इज है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास आ गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड पार्ट भी आ गया। अब जरा हम थर्ड पार्ट को जरा देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या कहता है। NaCl को देखिए, NaCl का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो रहा है दोस्तों। NaCl का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो रहा है, मतलब सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो रहा है। तो हमारे पास क्या दिया, सिल्वर क्लोराइड दिया है और हमको सोडियम नाइट्रेट दिया है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों जरा हम थर्ड वाला जरा देखते हैं कि क्या है। जैसे कि रिएक्शन आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ हुआ, तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो देखते हैं इसको बैलेंस करके, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, NO3 1 है, Ag हमारे पास 1 1 है, Cl भी 1 है। इत्तेफाक से दोस्तों ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर आप इसको जबरदस्ती फिर से बैलेंस करना चाहेंगे तो बैलेंस की बजाय कहीं ऐसा ना हो कि आप अनबैलेंस करके, आप इसको अनबैलेंस करके और फिर आप परेशान हो जाएं कि ये बैलेंस ही नहीं हो रहा है ना। तो प्लीज किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले चेक कर लिया करें कि क्या वो वाकई बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए सीबीएसई ने बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन बना कर दिया ताकि आप लोग इस बात का भी ख्याल रखें। अच्छा चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है। तो बेरियम अब जरा चेक कर लेते हैं। बेरियम है हमारे पास, है ठीक है, मतलब एक एक एटम है दोनों के पास। SO4 हमारे पास 1 है, ये भी है, H2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 की जरूरत पड़ेगी, तो H2 ये भी हो गया, Cl2 है तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे Cl, हाँ देखिए आई गेस नजर आ रहा है बैलेंस। देखिए चलो फिर से देखते हैं। बेरियम के पास 1 एटम, बेरियम के पास 1 एटम, चेक। आपके पास क्लोरीन के पास 2 एटम, क्लोरीन के पास 2 1 2, ये भी चेक हो रहा है। उसके बाद सल्फेट जो है दोस्तों, सल्फेट जो है वो 1 है, तो यहाँ पे सल्फेट भी 1 है, अच्छी बात है। अभी सल्फेट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ ना, तो हम एज इट इज होल करके कर रहे हैं। अगर ब्रेकडाउन हो जाता, अगर मान लीजिए सल्फर कुछ और बना रहा हो तो ऑक्सीजन किसी और के साथ रिएक्ट करता, तो हम एक एक एटम को बैलेंस करते। लेकिन इत्तेफाक से आपके पास रिएक्टेंट में भी सल्फेट पड़ा हुआ है और प्रोडक्ट में भी सल्फेट, SO4 जिसे कहते हैं, पड़ा हुआ है, तो हम एज इट इज उसको उठा के बैलेंस कर देते हैं, तो उससे हमारा वर्किंग और आसान हो जाती है। तो अब ये हो गया है बैलेंस इक्वेशन दोस्तों, ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखते हैं दोस्तों, इसको हटा देते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या कहता है। आइए यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, ठीक है, आई गेस इतना काफी रहेगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन वही चीज हमको करना है जो हमने पहले भी हम ऐसे कर चुके हैं कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब जरा हम 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होगा। अगर आपके मन में शंका विशंका है तो आप निकाल लीजिए। कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रहा है, CO2। तो ये हमको क्या देगा, CO2 हो रहा है दोस्तों, तो ये हमको क्या देगा, क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। मान लीजिए मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो मैं वही करूंगा जो करता, ये एक रेडिकल होता है बाय द वे, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट्स में डाल दें तो और अच्छा रहेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो CaCO3 ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। और वाटर आप जानते हैं, तो ये आ गया आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। कैल्शियम के पास 1, इधर भी 1, CO3। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस हैं, तो अब हमको एटम पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब जरा ढूंढते हैं कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 1 4 बन रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 4। ऑक्सीजन तो बैलेंस है। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ये भी बैलेंस है। कैल्शियम भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है।
हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो इत्तेफाक से अगर जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी ये नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं, एक बार और चेक कर लेंगे। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन इज 4, ऑक्सीजन इज 4, हाइड्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज 2, कार्बन इज 1, कार्बन इज 1। यस, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब आइए दोस्तों, अब जरा हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक चूंकि मेटल है तो मोनोटोमिसिटी शो करेगा। दुनिया का हर मेटल दोस्तों मोनोटोमिसिटी शो करता है, तो एज इट इज हमने लिख दिया जिंक। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट, अब हमको नहीं मालूम फॉर इंस्टेंस कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। सिल्वर की वैलेंसी यूजुअली 1 शो करती है, नाइट्रेट NO3 ये भी 1 शो करती है। तो सिल्वर इट्स नॉट दी एल्यूमिनियम, सिल्वर होता है आपका Ag, माय मिस्टेक, आई बेग योर पार्डन, Ag। तो ये क्या बनेगा, AgNO3, AgNO3। ठीक है, जब ये रिएक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, जिंक नाइट्रेट बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा ये, प्लस सिल्वर को प्रेसिपिटेट कर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मुझे जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं मालूम तो इसको भी मैं बना सकता हूँ। जिंक की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी दोस्तों 1 होती है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ZnNO3 ट्वाइस बन गया ना दोस्तों ये। तो अब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। NO3 यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट, आई बेग योर पार्डन, यहाँ पे डायरेक्ट 2 डाल दीजिए, तो NO3 का 2, जिंक यहाँ पे 2 डाल दीजिए तो जिंक बैलेंस हो गया, और यहाँ पे 2 डाल दीजिए तो ये आपका क्या नाम है, सिल्वर बैलेंस हो जाएगा। आई गेस अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन नजर आ रही होगी आप लोगों को। तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लीजिए, चेक कर लीजिए फिर से। सिल्वर के पास 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है, ठीक है। जिंक के पास 2 है, जिंक के पास 2 है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि जिंक के पास यहाँ पे 2, यहाँ पे अब 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। NO3 Ag, हाँ ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। फिर से माफ कीजिएगा दोस्तों, ये रहा आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। इसलिए इक्वेशंस को ना हमेशा 2 बार चेक कर लेना चाहिए कि कोई चीज अगर आपने गलती से लिख दिया हो तो उसको आप करेक्ट कर सकें। आइए सी पार्ट को देखते हैं। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम आपके पास Al है, ठीक है, प्लस कॉपर क्लोराइड। अब मान लीजिए कॉपर है, क्लोराइड है, तो Cl, ये कॉपर की वैलेंसी 2, इसकी 1, तो CuCl2, CuCl2। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, दोस्तों, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो ये देखिए क्या रिएक्शन बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, तो रिएक्शन जैसे ही होगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या बनेगा, AlCl3 प्लस क्या हो गया, कॉपर प्रेसिपिटेट कर देगा। अब बैलेंसिंग देख लेते हैं। एल्युमिनियम क्लोरीन यहाँ पे अगर मैं 3 डाल दूं तो ये देखिएगा, और यहाँ पे 2 डाल दूं तो ये 6 हो गया एल्युमिनियम, यहाँ पर भी सॉरी क्लोरीन 6 हो गया, और यहाँ पर भी क्लोरीन 6 हो गया। यहाँ पर दिक्कत आएगी तो इसके लिए हम 2 डाल देते हैं, तो एल्युमिनियम आपका बैलेंस हो गया, क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया, कॉपर को भी दे देते हैं, तो अब ये बैलेंस नजर आ रहा होगा। फिर से चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम के पास 2 है, कॉपर के पास 3 है, और क्लोरीन के पास हमारे पास 6 है, तो यहाँ भी 6 है। यस, ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका बैलेंस्ड। अब डी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा बोर्ड चाहिए। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, जब ये रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा दोस्तों।
तो अगर किसी भी इसमें रिएक्शन में आपको डाउट हो तो आप उसको खुद से बना के देख सकते हैं, जैसे हम लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं। अब चेक करते हैं बैलेंसिंग के लिए। बेरियम के पास 1 1, क्लोरीन के पास 2 है, क्लोरीन के पास 1 है, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं। तो पोटेशियम के पास 2, सल्फेट ये। अब जरा फिर से चेक करते हैं। बेरियम के पास 1 है, बेरियम के पास 1 है, ये बैलेंस हो गया। क्लोरीन 2 शो कर रहा है, क्लोरीन 2 1 जा 2, ये भी शो कर रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या कहते हैं, पोटेशियम 2 है और इधर पोटेशियम 2 है। और ये देखिए सल्फेट जो है 1 है, तो इधर भी सल्फेट आपका 1 है। तो ये रहा आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया।